दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में कुछ नया सीखेंगे, बोट वाले प्रॉब्लम हमने अभी तक नहीं किया था। ये बोट वाले प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो बोट वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, इन डेली लाइफ में आप तो इस मौसम में तो अधिकतर होता ही रहता है। अब जब कभी बाइसिकल चलाते हैं आप, तो होता क्या चीज़ है, अगर आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विंड जिधर ब्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड करनी पड़ती है। मीन्स आप चलाते चलाते बाइसिकल थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट में आपकी एयर ब्लो हो रही है और एयर आप पे रेजिस्टेंस लगा देती है और आपकी स्पीड को रिड्यूस कर देती है। आप चलना चाहते हैं आप 5 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन वो रोक देती है आपको 2 किलोमीटर पर आवर पे ही चलने देती है। ठीक है ये। और कभी कभी आपने देखा होगा जिधर विंड ब्लो हो रही है आप उधर ही जाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको जो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे से विंड ब्लो हो रही है और विंड क्या है, फोर्स लगा रही है आप पे, और वो फोर्स लगाते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर चली जाएगी। आपकी स्पीड प्लस विंड की स्पीड दोनों ऐड होकर के आपको स्पीड न्यू दे देंगे। तो सेम फिनोमिना यहाँ पास भी है। जब आपकी जो बोट है वो स्टिल वाटर में होती है, स्टिल वाटर में मतलब होता है कि जब पूरा का पूरा वाटर शांत हो, उसमें कोई भी लहरें ना उत्पन्न होती हों। स्टिल वाटर का मतलब ये है कि जब कोई भी लहर पानी में उत्पन्न नहीं होती है तब बोट की स्पीड की बात की जाती है, तो वो नॉर्मल स्पीड होती है। लेकिन जब लहरें होना स्टार्ट हो जाती हैं, लहरें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो बोट की स्पीड में क्या हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है। बोट की स्पीड में या तो वो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो वही चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वो कुछ और हो जाती है, लेकिन जब स्टीम आ जाता है, करंट मतलब पानी की लहरें, और स्टीम का मतलब होता है वो भी पानी की लहरें, उसमें क्या प्रोसेस होता है, स्टीम जब पानी में उत्पन्न होती है तब बोट की स्पीड चेंज हो जाती है, उसको नई स्पीड मिलती है। तो यहाँ पास हम कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम यहाँ पास लिखते हैं ये आपका स्ट्रीम है। ठीक है, यहाँ पास हम एक बोट बना लेते हैं। पहली बात तो ये कोई बोट है। अब सपोज दैट ये स्टीम है, स्ट्रीम मतलब पानी की लहर है, और ये जो है वो बोट है। स्ट्रीम की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इधर जा रही लहर है, इधर की तरफ जा रही है, और बोट की भी डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो इस प्रोसेस को जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डाउन स्ट्रीम। समझिएगा, जब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और उस समय इस बोट को नई स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड एक्चुअल में कुछ और होती है, स्टीम की स्पीड कुछ और होती है, और दोनों सेम डायरेक्शन में। जैसे विंड आपको धक्का मारते हुए लेकर के जाती है, स्पीड बढ़ा देती है, वैसे ये स्टीम भी इसको धक्का मारेगी और स्टीम उस स्पीड को बढ़ा देगी। और ये न्यू स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड थी x और इसकी स्पीड थी y, तो न्यू स्पीड मिलेगी x + y। तो न्यू स्पीड आपको क्या मिली, इसकी x + y। तो एक्चुअल में जब स्टीम होता है तो डाउन स्ट्रीम में बोट किस स्पीड से चलती है, x + y स्पीड से चलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही प्रोसेस जब आपका अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये अब बोट इधर की तरफ चल रही है और स्टीम इधर की तरफ है, और हमने देखा कि बोट इधर की तरफ आ रही है, पानी की लहरें पीछे की तरफ जा रही हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट।
डाउन मतलब अपोजिट नहीं है, ये मत समझिएगा। डाउन से आप उल्टा गेस लगाइए, यहाँ से करिए। अप मिस अपोजिट, डाउन मिस सेम, ठीक है, ये गेस लगाइए। अब यहाँ पास अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हैं, तो यहाँ पास न्यू स्पीड बोट की क्या मिलेगी, न्यू स्पीड बोट को मिलेगी क्या, क्योंकि आपको जानते हैं कि ये स्पीड बोट की जो एक्चुअल स्पीड थी x, उससे अब कम स्पीड मिलेगी, वो स्पीड मिलेगी x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो जब आपको बोट और स्टीम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो ये आपको प्रोसेस पहले डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी वो निकालना पड़ेगा, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी वो निकालना पड़ेगा, जब जाके आपको प्रोसेस सॉल्व होगी यानी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी बात, आपको टाइम और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले ही इसमें एप्लीकेबल हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आते हैं। डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन बेस पे आते हैं, फार्मूला बेस पर, या तो एज वाले रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या तो इनकम टैक्स वाला, इनकम वाला एक क्वेश्चन था वो, या तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, ये बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको फोकस करते रहिएगा। तो हम अब इसको आप नोट कर लें पहली बात, उसके बाद हम आगे की तरफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट है वो कितना जाती है, 30 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में बेटा, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट में, 30 किलोमीटर जाती है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और वो डाउन स्ट्रीम में कितना जाती है, 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स। ये 10 आवर्स किसका है, अप स्ट्रीम का या डाउन स्ट्रीम का या दोनों का? जाहिर सी बात है ये दोनों टाइम, दोनों जो है ये 10 आवर दोनों का टोटल टाइम है। अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाता है तो कुछ टाइम लगता है, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, और दोनों को किस में कितने आवर में ट्रेवल करता है, वो 10 आवर में ट्रेवल करता है। तो अगर हम अप स्ट्रीम को जाने का टाइम निकाल लें और डाउन स्ट्रीम का जाने का टाइम निकाल लें, और दोनों का एडिशन कितना मिलना चाहिए, हमको 10 मिलना चाहिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये याद करें कि आगे की तरफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 13 आवर्स, यानी आपका 13 आवर्स में क्या हो रहा है, इट कैन गो 40 किलोमीटर आवर, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और वो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। कितने आवर में, दोनों ही डिस्टेंस कितने आवर में ट्रेवल करता है, 13 आवर में ट्रेवल करता है। कह रहा डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बताइए, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपको बोट की स्पीड बताना है स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, पानी की लहरें ना हो। तो हम मान लेते हैं जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, यानी नॉर्मल स्पीड जो होती वो x होती है, और सपोज स्टीम है तो उसकी स्पीड स्टीम की क्या हो जाए, y भी हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पास लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ये तो पता है नॉर्मल स्पीड स्टिल वाटर का मतलब होता है रुके हुए पानी में नॉर्मल स्पीड ही मिलेगी। और फिर उसके बाद देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब लहरें होंगी तो बोट की स्पीड में चेंजेस आएगा। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, y किलोमीटर पर आवर। अब ये नॉर्मल स्पीड वाली बोट को जब स्ट्रीम में उतारेंगे तो जाहिर से बात है वो x से ना चल करके किसी और वेलोसिटी से चलेगी, किसी और स्पीड से। तो हम निकालते हैं वो किन किन स्पीड से चल सकती है, क्योंकि यहाँ पास दो जगह जाता है, एक डाउन स्ट्रीम में जाता है और एक अप स्ट्रीम में जाता है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी वो आपको पता हो चुका है। डाउन स्ट्रीम में यानी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, नॉर्मल स्पीड बोट की और आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड है दोनों ऐड हो जाएंगी। और अगर वो अप स्ट्रीम में जाता है तो नॉर्मल स्पीड जो होगी बोट की वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अपोज करेगा स्ट्रीम उसका। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना मिल जा रहा है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर।
इसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ये कितना है x माइनस वाई किलोमीटर है। वो डायग्राम आपको याद रखिएगा या समझिए। अप स्ट्रीम में नॉर्मल स्पीड बोट की सब्ट्रैक्ट हो जाती है स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम में नॉर्मल स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। कितने आवर में? इट टेक्स 10 आवर इन। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन, या तो कहें 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि हमें दोनों का कंबाइंड टाइम दिया गया है, जाने का और आने का। अप स्ट्रीम पे और डाउन स्ट्रीम का टोटल टाइम दिया गया है 10 आवर। तो हम अप स्ट्रीम में जब जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? अप स्ट्रीम की डिस्टेंस दी गई 30, तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड भी तो पता है हमको, तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकल आएगा। इस तरीके से डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है? 44 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम इसका निकल आएगा। और दोनों टाइम आप क्या कर दिए? ऐड कर दीजिए। तो हम निकालते हैं पहली कंडीशन में टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना मिलेगा? T1 इक्वल टू 30 बाई x माइनस वाई। इसी तरीके से टाइम टेकन टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 44, ये टाइम कितना लगा? T2। 44 किलो बाई x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये थी। टोटल टाइम कितना है आपके पास? टोटल टाइम है हमारे पास कितना? टोटल टाइम है हमारे पास 10 आवर। इसका मतलब T1 प्लस T2 कितना होगा? 10 आवर होगा। लिख लीजिए T1 प्लस T2 जाने का कितना हुआ? 10 आवर, ये हो गया। तो T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू है 30 और T2 की वैल्यू है क्या? 30 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली भाई सेकेंड बार भी तो जाता है 13 घंटा, यानी 13 आवर में वो जाता भी है और आता भी है। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में क्या कहता है? वो आपका 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगता है? 40 बाई एक्स माइनस वाई। जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है, जाने का टाइम निकाला, आने का टाइम, उसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये क्या है? जाने का टाइम 30 बाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर भी जाने का टाइम कितना है? अप स्ट्रीम में 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस दोनों का कंबाइंड टाइम 13 आवर दिया। यहाँ पास आपको 55 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप या तो जो बुक्स में दिया गया है उसका रूल यूज करें, या तो कल जो मैंने आपसे बताया है उसका रूल यूज करें। तो कल जो मैंने आपको बताया है वो रूल ये कहता है कि आप कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व कर लें और ऑब्जर्व करने के बाद उस कोएफिशिएंट का इक्वल कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें एलिमिनेशन लगा करके। तो यहाँ पास अगर देखें हम, तो हम ले सकते हैं यहाँ पास अगर देखें तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पास 30 बाई एक्स माइनस वन। यहाँ पास देखिए हमने बताया था जो भी वेरिएबल होगा अगर सिंगल टर्म्स में है तब भी वो अलग आएगा मल्टीपल होकर के। अगर वो आपके पास जो भी वेरिएबल है प्लस माइनस में है तो उसको हम सिंगल मानेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको बॉक्स बना करके आपको 30 इंटू 1 कर सकते हैं, एक समझाएंगे अब, और x 1 इंटू एक्स माइनस वाई कर सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन के लिए कि कोएफिशिएंट कितना रहा होगा इसका। फिर उसके बाद 44 इंटू 1 कर सकते हैं, और क्योंकि इसके साथ भी आपको कुछ नहीं है मल्टीपल में, तो प्लस माइनस जितना है आप एक साथ कंसीडर करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पास कोएफिशिएंट कितना निकल के आया, 30 निकल के आएगा, क्योंकि आप कह सकते हैं 30 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई, और यहाँ पास 44 इंटू 1 अपान एक्स प्लस वाई। ये चीज़ आपको नोट वो एग्ज़ाम में नहीं करना, आपको केवल समझना है कि कोएफिशिएंट कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी कोएफिशिएंट कितना निकल के आएगा, नीचे वाले का 40 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई, और प्लस 55 इंटू 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। ये बॉक्स आपको एज यूजुअल आपको रखना है, बट बोर्ड एग्जाम में आपको इसको नहीं रखना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पास हमको कोएफिशिएंट पता चल गया, कोएफिशिएंट पता चल गया कितना कितना कोएफिशिएंट है भाई। इस वाली क्वेश्चंस का कोएफिशिएंट अगर देखें तो ये बन चुका है, इसका कोएफिशिएंट 30 है, इसमें कोएफिशिएंट कितना 40 है, क्योंकि आपका वेरिएबल तो सेम हो गया ना, x माइनस वाई या x प्लस वाई, तो वेरिएबल तो सिंगल है, इसमें जो है उसमें भी वही है, ठीक है, वो फॉलो करना चाहिए रूल को। तो अब कोएफिशिएंट 30 और 40 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके बात बनेगी। कोएफिशिएंट कब इक्वल होंगे, जब 40 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 30 के नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 40 और 30 का मल्टीप्लाई क्या करना है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो मतलब निगलेक्ट कर दो एज ए माइंड, लेकिन जो नॉन कॉमन है उन्हीं का मल्टीप्लाई करो। नॉन कॉमन क्या, 3 और 4 नॉन कॉमन, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का नीचे। नहीं, अब 40 का डायरेक्ट करेंगे तो बड़ी लॉन्ग डिजिट बन जाएगी, और लॉन्ग डिजिट सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम करती है। तो आप जो भी कॉमन टर्म है मल्टीप्लिकेशन में उनको हटा दीजिए, हटा मतलब इससे इक्वेशन से मत हटा दीजिए, एज ए माइंड आप जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो डिजिट में से जो कॉमन टर्म है उसको हटा दीजिए, और जो नॉन कॉमन टर्म है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पास 3 और 4 नॉन कॉमन टर्म है, तो 4 का फर्स्ट में और 3 का सेकेंड में करते हैं। तो करते हैं हम मल्टीप्लाई 3 इन सेकेंड एंड 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, ये करते हैं। फोर का फर्स्ट में करते हैं और 3 का सेकंड में करते हैं। चलिए 3 का पहले कर लेते हैं सेकंड में, तो सेकंड हमारे पास क्या है, ये करते हैं सेकंड में। 3 का सेकंड में किए तो कितना मिला आपको, 120 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 165 बाई एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 39, ये बन गया। फिर से आप 4 का फर्स्ट में करना चाहते हैं तो 4 का फर्स्ट में करना चाहते हैं तो फर्स्ट में क्या, ये हमारे पास, तो क्या मिला आपको 120 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 176 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, ये मिलेगा हमें। 4 का फर्स्ट में करते हैं। अब क्या करिए, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि कोएफिशिएंट तो बराबर हो गया ना, यही चीज़ तो करना चाहते थे। एलिमिनेशन लगा दीजिए, इसका कोएफिशिएंट देखिए बराबर हो गया तो माइनस कर देते हैं, और जैसे माइनस करेंगे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर x प्लस 1 है, x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो न्यूमिनेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेगा माइनस का 11 बाई एक्स प्लस वाई और माइनस का 1, तो मिली क्या वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसको मान लेते हैं हम कि क्या था, इक्वेशन थर्ड थी। अब इस इक्वेशन थर्ड को ये जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है उसमें रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको, पुट, यहां पास अभी वैल्यू नहीं निकली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इन फर्स्ट इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या x प्लस वाई है, x प्लस वाई जैसे रखे हैं 11, x प्लस वाई इक्वल टू 11 रखे तो 44 डिवाइडेड बाई 11 कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। तो 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 4, 11 जैसे रखा तो 11 44 बाई 11 4 बनेगा और ये 10 मिला। और हमको कितना मिला, 30 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, 4 उधर चला जाएगा 6 और 6 और 5 जा 35। तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पास x माइनस वाई इक्वल टू 5 और इक्वेशन क्या मिल गई, ये फोर्थ इक्वेशन फोर्थ मिली, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ मिल रही है x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब ये इक्वेशन जो 11, अब न्यू इक्वेशन जो मिल रही है उनको आपस में सॉल्व कर लिए। तो सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व किया तो थर्ड एंड फोर्थ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। सॉल्व करने से वैल्यू क्या मिल रही है आपको, देखिए यहाँ पास तो आपको ऑप्शन बराबर है, आपको बराबर करने की जरूरत है भी नहीं है, तो ये ऐड कर दीजिए और जैसे ऐड कर देंगे तो 2x बनेगा और 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 16। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। पुट x इक्वल टू 8 इन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, जिन्हें सॉल्व कर रहे हैं उन इक्वेशन। तो किन्हें सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 8 इन थर्ड इक्वेशन, जैसे रखे हम थर्ड इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन में x 8 है प्लस y इक्वल टू 11 और 8 उधर की तरफ गया तो y इक्वल टू कितना मिल गया, y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो x है क्या, x था बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, y क्या था, स्टीम था, स्टीम हम बता देते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। स्टीम स्पीड जो है, स्पीड ऑफ स्टीम ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया है। ठीक है, आपको इक्वेशन बन गई। इस टाइप की इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल नीचे बनता हो, सेम टू सेम जैसे एलिमिनेशन मेथड करते थे, कोएफिशिएंट को चेक करते थे, कोएफिशिएंट कितना मिला, फिर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करते थे और सबट्रैक्ट और ऐड करते थे। सेम इसी तरीके से आपको पहली बात तो कोएफिशिएंट चेक करना, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आप इसी कंसेप्ट में ये पूरा जैसे इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बन गई थी, इसी के बेसिस पे आपको आपका एक्सरसाइज का 3.6 एक्सरसाइज का 1 का 6th नंबर और 7th नंबर क्वेश्चन है। 1 का 7th नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और जब ना आए तो आप फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पास है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ये हमारे पास है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फिर वही बात मैं करता हूँ, नीचे वेरिएबल बन रहा है, वेरिएबल आप 1 अपॉन वेरिएबल करके हटाइए और फिर आप
सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 1 अपॉन वेरिएबल करके कैसे हटा सकते हैं, 1 ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में 1 है तो 1 इंटू 1 कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, मैं इसको ऑब्जर्वेशन आपको करवा रहा हूँ। और फिर क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 और 2 इंटू वाई इक्वल टू 2। ये क्या मिलेगा 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 यहाँ 3 है, इक्वल टू 2। अब हमें क्या दिख गया, इसका कोएफिशिएंट 1/2 है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/3 है। इसी तरीके से सेकंड वाले में अगर देखा जाए तो कोएफिशिएंट कितना आएगा 1/3 आएगा x का और y का कितना आएगा 1/2 आएगा। अब आप जान गए होंगे किसका किसका मल्टीप्लाई करना है। आप 1/3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दीजिए और 1/2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दीजिए, कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। मतलब तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1/3, ये 1/3 है ना, सेकंड वाले में 1/3 मिल रहा है, फर्स्ट वाले में 1/2 मिल रहा है x का, और y का 1/3 मिल रहा है और ये y का 1/2 मिल रहा है। तो कोई भी आप बराबर कर दे, मल्टीप्लाई 1/3 इन फर्स्ट एंड 1/2 इन सेकेंड इक्वेशन। और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 का फर्स्ट में, तो फर्स्ट में करिए कितना मिल रहा है 1/6x 1/3 इंटू 1/2x मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था p/q इंटू r/s मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, न्यूमरेटर 1 इसका भी न्यूमरेटर 1, तो क्या मिलेगा 1, डिनोमिनेटर 3 इसका डिनोमिनेटर क्या 2x से कितने मिल रहा है 6 में 1 मिलेगा। इसी तरीके से कितना मिलेगा इसका 1 अपॉन 9y इक्वल टू 2/3। और फिर इसी तरीके से 1/6 x ये मिलेगा और प्लस में 1/4y मिलेगा और 13/12 मिलेगा। ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम इसको। सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया और मिलेगा कितना आपको सॉल्व करने के लिए 1/9y माइनस 1/4y इक्वल टू 2/3 माइनस का 13/12। एलसीएम लिया इसका 36y और 36y कितना मिलेगा 9y का डिवाइड किया तो 4y में 4 मिला तो 4, ये मिला माइनस का 5 माइनस का 9 इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया हमने 12 आया तो 3 और ये कितना मिलेगा 8 और ये माइनस का 13। तो माइनस का 5 और 36y और ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है माइनस का 5 ये भी और ये 12, माइनस का 5 खत्म 12 6 द 3। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही बेटा, y की वैल्यू निकल के आ रही 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y उधर चल जाएगा 1/3 बचेगा, y की वैल्यू 1/3 आ रही है। पुट y इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे 1/3 रखेंगे तो आपको कुछ और मिल जाएगा 1/2x प्लस 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। ये तो खत्म हो गया। 1/2x प्लस का 1 2, ये 1 उधर गया तो कितना मिला आपको 1 उधर जाएगा तो 1 मिलेगा। 1/2x इक्वल टू 1 तो 2x इक्वल टू कितना मिला 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना मिला 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू क्या रही 1/2। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।